हे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू विद्या गुरु। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और ताकि आपको आगे की वीडियोस भी देखने को मिले। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स सेशन होने वाला है ये। ठीक है, ये सेशन हिंदी में होने वाला है। अगर आपको इंग्लिश में सेम सेशन चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वहां पर सेम क्वेश्चंस का इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल है। ठीक है, ये सेशन पूरा हिंदी में होने वाला है। ठीक है, सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे एक्स प्रेसिडेंट श्री प्रणब मुखर्जी की, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, ये हमारे भारत के 13वें इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। ठीक है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट का क्या अर्थ है यहाँ पे? देखो, इलेक्टेड प्रेसिडेंट का अर्थ है कि देखो क्या होता है, जब कोई प्रेसिडेंट रिजाइन करता है तो अपना रेजिग्नेशन किसे देता है? वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, उपराष्ट्रपति को। और उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालता है। ठीक है, अब ऐसे में जो उपराष्ट्रपति होता है उसे राष्ट्रपति की तरह काउंट नहीं करते, बस उन्हें राष्ट्रपति के कार्यभार दिए जाते हैं। ठीक है, मतलब उनका वो काम संभाल रहा होता है, तो ऐसे में उनको नहीं गिना जाता। तो हमारे ये 13th प्रेसिडेंट थे जिनको इलेक्ट किया गया था। अच्छा, ये 13th प्रेसिडेंट थे, इसके साथ साथ इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। ठीक है ना, ये भारत रत्न इनको मिला है 2019 में। ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, ये आपको पता होना चाहिए, भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अच्छा, इनके बारे में और अगर कोई बात करें या फिर कहें इनकी उदारता की अगर कभी बात आएगी, तो सबसे पहले अगर कोई बात आएगी तो वो होगी कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हिज एक्सीलेंसी को डिसकंटिन्यू किया था। ठीक है, ये हिज एक्सीलेंसी पहले भारत में प्रचलित था। ठीक है, भारत के जो भी कार्य होते थे उनमें एड्रेस किया जाता था प्रेसिडेंट को एज हिज एक्सीलेंसी, पर इन्होंने कहा हमें ऐसा नहीं करना, अब से हम सिर्फ ऑनेबल प्रेसिडेंट बोलेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट को अब से हम ऑनेबल प्रेसिडेंट बोल के एड्रेस करेंगे। तो ये उनकी एक उदारता का एक परिचय है। इसके अलावा इन्होंने एक और बहुत बड़ा काम किया था जिसके लिए इनको याद किया जाएगा कि ये पहले कांग्रेस लीडर थे जिन्होंने आरएसएस का कोई फंक्शन अटेंड किया था। आपको पता होगा, कांग्रेस या फिर लेफ्ट की पार्टीज क्या होती हैं, वो आरएसएस यानी राइट विंग की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनसे दूरी बना के रखती है। तो प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के बड़े लीडर्स में से ऐसे पहले लीडर थे जिन्होंने आरएसएस के किसी ऐसे फंक्शन को अटेंड किया था। ठीक है, इसके लिए इनको क्रिटिसिज्म भी मिला था काफी, वो भी इन्हीं की पार्टी से। ठीक है, तो ऐसे में भी इन्होंने कभी अपनी पार्टी की क्रिटिसिज्म का ध्यान न रखते हुए जो इनको सही लगा वो किया, तो डेयरिंग भी काफी थे। तो ऐसे में इनको काफी याद किया जाएगा, इसीलिए राइट विंग के जितने भी लीडर्स हैं उनमें भी इनकी काफी रेस्पेक्ट है। तो इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 52 की, आर्टिकल 52 से 61 की। ये आर्टिकल्स भारत के संविधान के आर्टिकल्स हैं जो कि प्रेसिडेंट को डिफाइन करते हैं, प्रेसिडेंट की शक्तियां, प्रेसिडेंट की रेजिग्नेशन क्या होगा, इम्पीचमेंट क्या होगी, प्रेसिडेंट की नियुक्ति कैसे होगी, इलेक्शन कैसे होंगे, ये सारी बातें आर्टिकल 52 to 61 में आती हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, एग्जाम में आता है। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं श्री पद्मावती शिवरामकृष्ण अय्यर की, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ये एक डॉक्टर थी पेशे से। ठीक है, और साथ ही साथ फर्स्ट फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट भी थी भारत की। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि भारत की प्रथम महिला जिस भी किसी फील्ड में अगर आ जाती हैं और वो करंट न्यूज में होती हैं तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये थी भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, इनको इनकी उपलब्धियों के लिए पद्म विभूषण भी मिला हुआ है 1992 में, ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, और पद्म भूषण भी मिला हुआ है 1967 में। ठीक है, ये इसके अलावा अगर हम बात करें कि सिविलियन अवार्ड्स की, आपको पता होना चाहिए कि इनकी रैंकिंग क्या होती है। ठीक है, जो सिविलियन अवार्ड्स हैं, पद्म भूषण थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, पद्म विभूषण सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और फर्स्ट सिविलियन अवार्ड तो आपको बताया ही था, विच इज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, विच इज भारत रत्न। ठीक है,
अच्छा ये देखो, आपको इसमें एक ट्रिक मैं बताता हूँ कि आपको अगर याद रखना हो पद्म भूषण पद्म विभूषण कैसे नाम याद रखें, कैसे याद रखें कि कौन सा हाइयर है कौन सा लोअर है, तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। देखो ये ट्रिक में क्या है, आप देखो जरा इन तीनों के नाम, ठीक है, पद्म विभूषण पद्म भूषण पद्मश्री, इन तीनों में जो नाम लेंदियर है, ठीक है ना, जो नाम सबसे बड़ा है या फिर कहें जिस नाम में सबसे ज्यादा लेटर्स हैं, वो नाम सबसे हायर रैंक पे है, ठीक है, अमंग दीज थ्री। ठीक है, भारत रत्न तो हाईएस्ट है ही, आपको याद रखना है, ठीक है, उसमें तो कोई ट्रिक नहीं है, बच्चों को याद हो ही जाता है। बट इन तीनों में कंफ्यूजन होती है, पद्म विभूषण पद्म भूषण पद्म श्री, इन तीनों में आपको इस ट्रिक से याद रखना है, जो नाम लेंदियर है वो नाम हायर प्रायोरिटी पे है, या फिर कहें हायर उसकी रेस्पेक्ट है, ठीक है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इज भारत रत्न, सेकंड हाईएस्ट इज पद्म विभूषण, देन पद्म भूषण, फिर आता है पद्मश्री लोएस्ट, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, बात करते हैं। अच्छा इसके साथ एक चीज, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि इसी तरीके से हम मिलिट्री अवार्ड्स को भी याद कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता होगा मिलिट्री अवार्ड्स कौन से होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें अगर मिलिट्री अवार्ड्स की, तो उसमें भी इसी तरीके से आप याद कर सकते हैं। सबसे हाईयर रैंक पे अगर हम बात करें तो वो होता है परमवीर चक्र, ठीक है, परमवीर चक्र, परमवीर चक्र, ठीक है। उसके बाद आता है महावीर चक्र, चक्र, और सबसे नीचे आता है वीर चक्र, ठीक है, महावीर चक्र, और सबसे नीचे वीर चक्र, ठीक है। इसकी भी सेम ही ट्रिक है कि आपको याद रखना है कैसे, जो हाईएस्ट या फिर कहें जिसमें सबसे ज्यादा लेटर्स हैं, जो सबसे लंबा नाम है, वो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है, हाईएस्ट रैंक पे है, ठीक है, और जो सबसे छोटा है वो सबसे लोएस्ट पे है, अमंग दीज थ्री, ठीक है, इनमें से, ठीक है, इन तीनों में से। बाकी इसके नीचे भी और भी अवार्ड्स हैं, पर उनको वो ज्यादा एग्जाम्स में आते नहीं है, इसलिए उनको डिस्कस अभी नहीं करेंगे, ठीक है। ये तीन नाम है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ठीक है। इन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं जीडीपी की, जो कि माइनस में चला गया है। भारत का जीडीपी माइनस में चला गया है। मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा देखा है कि जीडीपी माइनस में चला गया हो, ठीक है। बहुत बुरी खबर है देश के लिए, ठीक है। कोविड की वजह से और भी भारत की सरकार की नीतियों की वजह से हमें आज इतना इस स्टेज पे हम आ गए हैं। तो ठीक है, बात करते हैं कि जीडीपी जो है हमारा वो पहुंच गया है -23.9 पे, ठीक है, फॉर अप्रैल टू जून 2021। ये जो इकोनॉमिकल ईयर है उसका जो फर्स्ट क्वार्टर है उसका ये जीडीपी अभी कैलकुलेट किया गया है। और ये डेटा जो रिलीज किया है, ये किसने रिलीज किया है, ये रिलीज किया है एनएसओ ने, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। आपको पता होना चाहिए जीडीपी के जो आंकड़े हैं वो कौन रिलीज करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अच्छा अब ये एनएसओ जो है वो आता किस मिनिस्ट्री के अंडर है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, नाम आपको याद रखना है। और इसके मिनिस्टर कौन है, राव इंद्रजीत सिंह, ये राव इंद्रजीत सिंह जी हैं, ठीक है। इन्होंने इनको मिनिस्टर बनाया गया है और इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है इस मिनिस्ट्री का। देखो होता क्या है, मिनिस्ट्री के लिए एक यूनियन मिनिस्टर डिसाइड किया जाता है और मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिसाइड किए जाते हैं, डेजिग्नेट किए जाते हैं, ताकि वो यूनियन मिनिस्टर का काम थोड़ा सा हल्का कर सके। तो ऐसे में अभी करंटली इस मिनिस्ट्री के लिए कोई यूनियन मिनिस्टर डिसाइड नहीं है या कहें डेजिग्नेटेड नहीं है, तो राव इंद्रजीत सिंह को ही इंडिपेंडेंट चार्ज दिया हुआ है और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। आगे चलें, बात करते हैं आर्काइक तेलुगु इंस्क्रिप्शन फाउंड, ठीक है, एक तेलुगु इंस्क्रिप्शन फाउंड की गई है, ठीक है, मिली है, कहाँ पे मिली है, आंध्र प्रदेश में मिली है, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में मिली है। अच्छा और इस इंस्क्रिप्शन की और बात करें तो ये 8th सेंचुरी एडी की इंस्क्रिप्शन है। जब इसकी टेस्टिंग की गई तो पता चला कि ये 8th सेंचुरी एडी की इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, 8वीं सदी की। और इसको बनाया किस साम्राज्य के समय पे था, वो था चोल एरा, ठीक है, चोल साम्राज्य के समय पर इसको क्या कहें उसको गढ़ा गया था, ठीक है, इंस्क्रिप्ट किया गया था। अच्छा ये जो टेस्टिंग की है इस पे वो किस
ऑर्गेनाइजेशन ने की है भारत की, तो इसके लिए जो भी ऐसी टेस्टिंग होती है, ठीक है, उसके लिए भारत में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ASI, विच स्टैंड्स फॉर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नहीं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और ये ऑर्गेनाइजेशन आती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और इसके मिनिस्टर कौन है? इसके मिनिस्टर है प्रहलाद सिंह पटेल, ठीक है, प्रहलाद सिंह पटेल। आप देख सकते हैं ये कुछ पिक है उस इंस्क्रिप्शन की जो मिली है, ठीक है, ये तेलुगु में लिखी गई है, आर्काइव तेलुगु, जो पुराने समय में तेलुगु प्रचलन में थी, उस भाषा में लिखी गई है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं लेबनान गॉट न्यू प्राइम मिनिस्टर, मुस्तफा अदीब लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर चुन लिए गए हैं, ठीक है ना, मुस्तफा अदीब नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं लेबनान के। और हसन दियाब ये थे पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने अभी रेजिग्नेशन दिया है। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि इन्होंने रेजिग्नेशन दिया क्यों। आपको पता होगा 4 अगस्त को लेबनान की राजधानी बेरूत में बहुत ही बड़ा भयानक धमाका हुआ था, ठीक है, वहां पर एक केमिकल रखा हुआ था जिसमें धमाका हुआ, जिसकी वजह से लगभग पूरा शहर तबाह हो चुका है, ठीक है। अब उस धमाके की जिम्मेदारी इन प्रधानमंत्री पर थोपी जा रही थी, ठीक है, ये आप देख सकते हैं लेफ्ट में इनकी पिक है, ये हैं हसन दियाब, और अब ये बन चुके हैं, अब जो नए पीएम है वो बन चुके हैं मुस्तफा अदेव, ठीक है, राइट साइड में मुस्तफा अदेव है, ठीक है। तो वो उस एक्सप्लोजन की जिम्मेदारी लेते हुए इन्होंने इस्तीफा दिया। अच्छा, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए लेबनान की राजधानी है बेरूत और इसकी करेंसी है लेबनीज पाउंड, ठीक है, लेबनीज पाउंड। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं बता दूं लेबनान के बारे में, लेबनान में रिलीजियस रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। रिलीजियस रिप्रेजेंटेशन से मेरा मतलब है कि वहां पे ऐसा डिसाइड किया गया है कि क्रिश्चियन प्रेसिडेंट होगा और जो पीएम होगा वो सिर्फ मुस्लिम होगा, ठीक है, ऐसा इन्होंने डिसाइड किया हुआ है। तो ये भी एक आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा देश है जिसमें धार्मिक, ठीक है, रिलीजियस रिप्रेजेंटेशन होती है सरकार में, ठीक है, और ये फिक्स है, चाहे कोई भी बने बट क्रिश्चियन बनेगा, अगर प्रेसिडेंट होगा तो क्रिश्चियन बनेगा और पीएम होगा तो मुस्लिम बनेगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं IIT इंदौर इंट्रोड्यूसेस अ न्यू कोर्स ऑन साइंसेज मैथमेटिक्स फ्रॉम एशियंट टेक्स्ट, ठीक है, एंशियंट टेक्स्ट को यूज करते हुए जो भी साइंस और मैथमेटिक्स है वो पढ़ाई जाएगी, कहाँ पे? IIT इंदौर में, ठीक है। ये कोर्स इंट्रोड्यूस किया है किसने? AICTE ने, ठीक है, AICTE ने इस कोर्स को स्पॉन्सर किया है और AICTE कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ठीक है, HRD मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है, ठीक है। अच्छा, आपको इसके अलावा इसमें पता होना चाहिए कि AICTE की फुल फॉर्म क्या है। AICTE की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, और ये ऑर्गेनाइजेशन आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसके मिनिस्टर कौन है? इसके मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक। अच्छा, इंदौर की बात आई है तो इंदौर किस राज्य में आपको पता होना चाहिए, ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। इसके गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। एक्चुअली आनंदीबेन पटेल यूपी की गवर्नर है, उत्तर प्रदेश की, लेकिन इनको एडिशनल चार्ज मिला हुआ है मध्य प्रदेश का भी, ठीक है। इसकी बात करें अगर तो सीएम की एमपी की जो लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन है वो है 29, यानी लोकसभा में मध्य प्रदेश की 29 सीटें हैं और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? राज्यसभा में 11 सीटें हैं, ठीक है, 11 सीटें हैं राज्यसभा में। आगे चलते हैं, बात करते हैं फिडे ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप की, ठीक है, एक ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई थी अभी फिडे द्वारा, ठीक है, और इस चैंपियनशिप में भारत और रशिया दोनों ने ही मिलकर, दोनों को ही जॉइंट विनर अनाउंस किया गया है, ठीक है, दोनों ही सह विजेता घोषित किए गए हैं, ठीक है। अच्छा, और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और ये भी है कि आपको इनका नाम याद रखना है, ठीक है, ये है कोनेरू हम्पी, कोनेरू हम्पी,
ठीक है। इन्होंने क्या करा था, इनके योगदान को बहुत ज्यादा सराहा गया था क्योंकि इन्होंने सेमीफाइनल में, ठीक है, सेमीफाइनल का एक राउंड था आर्मागेडन राउंड, ठीक है, आर्मागेडन राउंड, जिसमें इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, ठीक है, ये लिखा है आर्मागेडन, ठीक है, जिसमें इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। भारत की स्थिति थोड़ी बेकार चल रही थी तब तक, और सेमीफाइनल में जैसे ही इनका राउंड आया भारत की स्थिति सुधरी और भारत के अंक बढ़े, ठीक है। तो आपने देखा भी होगा न्यूज में, इनको इनका काफी नाम भी आया इनकी इनकी यू नो इनके योगदान के कारण, ठीक है, भारत ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। तो इनका नाम जरूर आप याद रखना। महिला एक और आई है, ठीक है, करंट न्यूज में, तो चांसेस है इनके कि क्वेश्चन में इनका कोई क्वेश्चन पूछा जाए, एग्जाम में कोई इनका क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं सी प्लेन सर्विस की। एक सी प्लेन सर्विस अभी अनाउंस की गई है, ठीक है, गुजरात सीएम द्वारा। ये कहां से कहां तक चलेगी? ये चलेगी साबरमती रिवर फ्रंट से, ठीक है, जो कि अहमदाबाद में है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक, ठीक है, जो कि है कहां पे? केवड़िया तक, ठीक है, केवड़िया में। अच्छा, आपको जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी याद आए तो हमेशा इसकी हाइट याद रखना, विच इज 182 मीटर, 182 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, ठीक है। और किसकी प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में? भारत के प्रथम, ठीक है, भारत के प्रथम गृह मंत्री श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, ठीक है ना। अच्छा, गुजरात की बात चलिए तो बात करते हैं कि इसके सीएम कौन है। इसके सीएम है विजय रूपाणी, ठीक है, और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। इन गुजरात की लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन कहें तो कितनी है? वो है 26, और राज्यसभा में सीटें कहें तो कितनी है? वो है 11। आगे बात करते हैं, इंडियाज फर्स्ट टॉय क्लस्टर इन कर्नाटका। भारत का पहला टॉय क्लस्टर कर्नाटका में खोला जाना है। अच्छा, ये क्लस्टर क्या होता है, या फिर कहें क्लस्टर एक्चुअल में होगा क्या? ये एक स्पेस होगा, बहुत बड़ा स्पेस, जहां पर टॉय बनाने वाली जो भी प्रोडक्शन की, मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां होंगी, उनको स्पेस दिया जाएगा। ये इससे होता क्या है, इससे आपकी जो भी कंपनी की कॉस्ट है, ठीक है, वो बहुत कम हो जाती है। तो इससे जो प्रोडक्ट मिलते हैं कंज्यूमर को, उपभोक्ता को, वो भी बहुत सस्ते हो जाते हैं, तो बहुत फायदा देता है ये, ठीक है। जैसा आपको पता होगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आपने पार्क देखे होंगे, साइबर पार्क, आईटी पार्क, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, बेंगलोर, यहाँ वहां, तो वैसा ही ये भी है, कर्नाटका में एक फर्स्ट टॉय क्लस्टर खोला जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इससे फायदा क्या होगा? इससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 40,000 जॉब्स, ठीक है, 40,000 जॉब्स इससे आएंगी, जो कि अगले 5 साल में आने की अपेक्षा है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है ऐसा, ठीक है। कर्नाटका की बात आई है तो कर्नाटका के सीएम है बीएस येदियुरप्पा, गवर्नर है वजुभाई वाला, और लोकसभा में 28 रिप्रेजेंटेशन है कर्नाटका की, और राज्यसभा में 12 सीटें हैं, ठीक है ना, 12 रिप्रेजेंटेशन है। चलते हैं आगे, बात करते हैं, ब्रिटिश हाई कमिश्नर अनाउंस अ कंपटीशन, ठीक है, जो कि अनाउंस किया गया है टू एम्पावर विमेन ग्लोबली, ठीक है ना। ब्रिटिश हाई कमीशन ने एक कंपटीशन अनाउंस किया है, जिसमें क्या करना है, आपको एक वीडियो बना के भेजनी है, ठीक है, और 1 मिनट की वीडियो होनी चाहिए। इसमें आपको बोलना है ऑन द टॉपिक विच इज व्हाट ग्लोबल चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज डू यू सी फॉर विमेन फॉर जेंडर इक्वेलिटी इन द एज ऑफ कोविड-19, ठीक है ना। What global challenges and opportunities do you see for gender equality in the age of COVID-19? इस टॉपिक पर आपको 1 मिनट का वीडियो बनाना है, उसे अपलोड करना है किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है, और टैग करना है ब्रिटिश हाई कमीशन को। इनकी आईडी क्या है? इनकी आईडी मैं लिख देता हूं, विच इज @UK in इंडिया। इस आईडी को टैग करते हुए आपको एक वीडियो अपलोड करना है, ठीक है। अच्छा, ये जो कंपटीशन है, ये क्यों अनाउंस किया है ब्रिटिश हाई कमीशन ने? उन्होंने ये अनाउंस किया है सेलिब्रेट करने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, ठीक है ना, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। इंपॉर्टेंट डे का भी एक क्वेश्चन बन सकता है इससे, तो आपको पता होना चाहिए, ये आता है 11 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर को, ठीक है। और जो इस कंपटीशन को जीतेगा उसे मिलेगा क्या? एक्चुअली जीतेगा नहीं, जीतेगी, क्योंकि ये कंपटीशन सिर्फ वुमेन के लिए है। तो उसे क्या मिलेगा? उसे मिलेगा अफसर बनने का क्या? दी हाई कमिश्नर ऑफ ब्रिटिश यूके यूनाइटेड किंगडम, ठीक है,
फॉर इंडिया, तो वो एक दिन का हाई कमिश्नर बन पाएगी। तो बहुत अच्छा प्राइज है। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो 13 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, और आपकी एज इसके लिए होनी चाहिए 18 टू 23, इसके बीच आपकी एज होनी चाहिए। 1 मिनट का वीडियो अपलोड करना है और यूके इन इंडिया को टैग करना है। आगे चलते हैं, बात करते हैं रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन सर्विस इन कर्नाटका। कर्नाटका में एक ट्रेन सर्विस लॉन्च की गई है जिसका नाम है रोल ऑन रोल ऑफ। अच्छा, इस सर्विस का नाम RORO यानी रोरो भी बोला जाता है इसे, ठीक है, रोरो भी बोला जाता है। ये शुरू की गई है बेंगलुरु से सोलापुर के लिए, ठीक है, और ये स्टार्ट की गई थी सबसे पहले कोंकण रेलवे द्वारा। कोंकण रेलवे आपको पता होगा, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र को, वहां की जो रेलवे है पहाड़ी क्षेत्रों में, वहां की रेलवे को कोंकण रेलवे कहते हैं। तो उन्होंने ये 1999 में शुरू किया था, और उसकी सफलता को देखते हुए ही इसको अब कर्नाटका में भी लॉन्च किया जा रहा है। अच्छा, इसके फायदों की बात कर लें तो सबसे पहला फायदा तो है कि ये इकोनॉमिकल है काफी, ठीक है। क्या होता है, आप देखो, अगर इमेजिन 100 से 200 ट्रक सिंगुलरली या फिर कहें इंडिविजुअली जा रहे हैं सड़क से किसी डेस्टिनेशन पर, तो ऐसे में हर ट्रक फ्यूल खर्च कर रहा है, ठीक है, तो फ्यूल का पैसा लग रहा है। तो अगर वही ट्रक एक ट्रेन पर बिठा दिए जाएं, ठीक है, या कहें उस पर लोड कर दिए जाएं और उनको एक पर्टिकुलर कॉमन डेस्टिनेशन पर पहुंचा दिया जाए, और उसके बाद वो अपनी जो भी फैक्ट्रीज या जो भी दुकानों पर उन्हें जाना है वहां अपना चले जाएं, इससे क्या होगा कि काफी इकोनॉमिकल हो जाएगा, सबका खर्चा बचेगा, सारे ही ट्रक्स का, और इससे रेलवे को भी रेवेन्यू होगा, ठीक है। तो इकोनॉमिकल है काफी है, ठीक है, देश के लिए भी और इंडिविजुअल्स के लिए भी। इससे क्या होता है, लेस वियर एंड टियर टू टायर्स, ठीक है, जो उसके टायर होते हैं उनको भी कम नुकसान पहुंचता है, ट्रक्स के टायर्स को, और टाइम भी बचता है, बहुत टाइम बचता है। क्यों? क्योंकि रोड्स पे बहुत ट्रैफिक होता है। वहीं ट्रेन की बात करें तो ट्रेन का एक पर्टिकुलर सिंगल रूट होता है, उस पर ट्रेन चलती है अपना। फिर लेस ट्रैफिक ऑन रोड्स, ठीक है, इसकी वजह से रोड्स पे भी कम ट्रैफिक होता है, ठीक है। जो ट्रक्स अब रोड से हटा दिए गए हैं उनकी वजह से भी तो बाकी रोड के बाकी यूजर्स को कम ट्रैफिक मिल रहा है, तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा लेस फ्यूल कंजम्पशन, ठीक है, 100 ट्रक्स अपना इंडिविजुअली फ्यूल पे खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, फ्यूल कंज्यूम कर रहे हैं, और वहीं एक सिर्फ ट्रेन उसको कंज्यूम कर रही है, तो बहुत कम इससे फ्यूल का कंजम्पशन होता है। और इसके अलावा एक और बहुत अच्छा जो इसका फायदा कहें तो वो है कि लेस प्रोन टू रोड एक्सीडेंट्स, ठीक है, रोड एक्सीडेंट्स होने की भी संभावना कम हो जाती है। अच्छा, आगे चलते हैं, बात करते हैं अगर कर्नाटका की, तो कर्नाटका के सीएम कौन है? BS येदियुरप्पा। इसके गवर्नर है वजुभाई वाला। 28 लोकसभा रिप्रेजेंटेशंस हैं और 12 राज्यसभा रिप्रेजेंटेशंस हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशंस का अर्थ है कि सीटें होना, ठीक है। लोकसभा में कर्नाटका की 28 सीटें हैं और राज्यसभा में कर्नाटका की 12 सीटें हैं। याद रखना नाम रोरो सर्विस, ठीक है, रोरो नाम से भी ये मशहूर है, रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन सर्विस। आगे चलते हैं, बात करते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री की, जो कि अभी इंस्टॉल किया गया है दुर्गापुर के CSIR CMERI इंस्टीट्यूट में, ठीक है, इसके कैंपस में इस ट्री को इंस्टॉल किया गया है। ये दुर्गापुर में है, और दुर्गापुर कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। अच्छा, दुर्गापुर से जब भी आपका वेस्ट बंगाल का कोई भी शहर आता है तो आपको एक बैरकपुर शहर जरूर याद आना चाहिए। बैरकपुर शहर कोलकाता के बाहर के एरिया में स्थित एक शहर है, छोटा सा शहर है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1857 की क्रांति में जो मंगल पांडे थे, उन्होंने जो प्रथम विद्रोह किया था वो बैरकपुर में किया था। आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता रहा हूँ कि बैरकपुर में उन्होंने ये विद्रोह किया था 1857 में, ठीक है। भारत की क्रांति का पहला विद्रोह कहा जाता है उन्हें, ठीक है, पहला विद्रोही, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा बात करें CSIR की, तो CSIR की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और CMERI की फुल फॉर्म क्या है?
इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। वेस्ट बंगाल की बात करें तो इसकी सीएम है ममता बनर्जी, ठीक है। इसके गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़, ठीक है, जगदीप धनखड़, आपको नाम याद होना चाहिए, जगदीप धनखड़। लोकसभा की रिप्रेजेंटेशन है 42 और राज्यसभा की रिप्रेजेंटेशन है 16, ठीक है। इसीलिए भी लोकसभा में 42 सीटें होने के कारण भी वेस्ट बंगाल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है भारत की पॉलिटिक्स में। अच्छा, ये नीचे आप फोटो देख सकते हैं, ये है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री, ठीक है। इसमें 35 पैनल्स लगे हुए हैं, ठीक है, काउंट कर सकते हैं आप, 35 पैनल्स लगे हुए हैं और ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री है। आगे चलते हैं, बात करते हैं वर्ल्ड कोकोनट डे की, ठीक है। भारत में विश्व में वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है 2 सितंबर को, ठीक है, 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है। और ये मनाया क्यों जाता है? ये मनाया जाता है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ कोकोनट एंड इट्स बेनिफिट्स, ठीक है, इसके फायदे भी बताए जाते हैं, ठीक है, इसके फायदे लोगों को पता चले इसलिए मनाया जाता है और इसकी अहमियत भी पता चले, ठीक है। अच्छा, ये सबसे पहले मनाया गया था 2009 में, ठीक है, उसके बाद से हर वर्ष इसको मनाया जाता है। इस साल की वर्ल्ड कोकोनट डे की थीम क्या है? इस साल की थीम है इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड, इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। जब भी थीम भूली जाए तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको दिमाग में दोहराएं, ठीक है, दोहराने से क्या होता है, आपको वो थीम याद हो जाती है, ठीक है, वो सेंटेंस याद हो जाता है। और ऐसा ही आप किया कीजिए जब आपको कोई फॉरेन नाम सुनाई दे या फिर फॉरेन नाम डिस्कशन में आए तो उस नाम को दोहराया कीजिए दिमाग में, ताकि जब एग्जाम में वो नाम दोबारा आए तो आपके दिमाग में वो स्ट्राइक करें और आपको पता चले कि हाँ यार ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं टीचर्स डे की। भारत में 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। ये मनाया क्यों जाता है? ये मनाया जाता है बर्थ एनिवर्सरी पर किसकी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। ये एक फिलॉसफी के प्रोफेसर थे जिन्होंने कई यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, आपको ये पता होना चाहिए, और सेकंड यानी द्वितीय राष्ट्रपति भी थे, ठीक है, दूसरे राष्ट्रपति थे। तो इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत के, देखो जब डिस्कशन आया है, 2 राष्ट्रपति की हमने बात कर ली है इस सेशन में। सबसे पहले हमने बात करी थी प्रणब मुखर्जी की, अब बात चल रही है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। तो एक बार क्या करते हैं, हम रिवाइज करते हैं कि भारत के सभी राष्ट्रपति कौन कौन थे, ठीक है। शुरू से हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ठीक है। उसके बाद आए थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिनके जन्म दिवस पर हम 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं। इसके बाद हमारे भारत के तीसरे राष्ट्रपति आए डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनके बाद आए वीवी गिरी, उनके बाद आए फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। ये भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। भारत के छठे राष्ट्रपति थे नीलम संजीवा रेड्डी, उनके बाद आए ज्ञानी जैल सिंह, उनके बाद आए रामास्वामी वेंकटरमन, उनके बाद आए शंकर दयाल शर्मा, और उनके बाद 10वें राष्ट्रपति आए KR नारायणन, ठीक है। ये तो 10 राष्ट्रपति हो गए। इनके बाद बात करते हैं 11वें राष्ट्रपति की, भारत के सबसे पॉपुलर राष्ट्रपति कहते हैं जिनको, APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, भारत के 11वें राष्ट्रपति थे वो, ठीक है। उनके बाद आई भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, वो कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये पूरा नाम है उनका, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। उनके बाद आए थे भारत के 13वें राष्ट्रपति, जो कि थे प्रणब मुखर्जी, जिनका हमने इस वीडियो में सबसे पहले डिस्कशन किया था, ठीक है, वो थे भारत के 13वें राष्ट्रपति। अच्छा, उनके बाद आए 14वें भारत के राष्ट्रपति, जो कि अभी के करंट प्रेसिडेंट भी हैं हमारे भारत के, वो हैं रामनाथ कोविंद, ठीक है, रामनाथ कोविंद। तो ये 14 प्रेसिडेंट्स अभी हमने रिवाइज किए, ठीक है। आप इसी तरीके से रिवाइज किया कीजिए, जब भी प्राइम मिनिस्टर आए तो आप प्राइम मिनिस्टर्स रिवाइज किया कीजिए, प्रेसिडेंट का जिक्र आए तो प्रेसिडेंट्स रिवाइज किया कीजिए, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज किया कीजिए। ऐसे ही रिवीजन से आपको ये पूरा जो भी है स्टैटिक जीके वाला पार्ट वो याद होगा, वरना क्या होता है स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है ये पार्ट, ठीक है, बहुत बल्कि लगता है, ऐसा लगता है जैसे इतना सारा कुछ कैसे याद होगा। याद होगा
धीरे धीरे याद होगा, लेकिन प्रैक्टिस से याद होगा, रिवीजन से याद होगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। जब भी डिस्कशन हो आप रिवाइज करो, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कमेंट में सभी भारत के पीएम के नाम लिखें, ठीक है। जो भी भारत के पीएम रहे हैं, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, उन सबके आप नाम लिखें, ताकि इससे पता चले कि आपको कितना पता है, ठीक है, आपकी कितनी इंफॉर्मेशन अभी तक स्ट्रांग है, ठीक है। आगे की वीडियोस में भी हम इसी तरीके से डिस्कस करेंगे और आपके लिए ऐसे सेशंस लाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, आगे के भी सेशंस हम लाते रहेंगे, ठीक है। इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और विद्या गुरु चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबाना ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।